बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रजनीकांत नाम का एक युवक अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। गांव में काम धंधे की कमी के कारण दोनों माँ बेटे बेहद गरीबी में दिन काट रहे थे। अक्सर ऐसा होता कि उन्हें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। एक दिन रजनीकांत की माँ ने उससे कहा, बेटा, मैं अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं हूँ, लेकिन तेरे भविष्य की चिंता मुझे परेशान करती है। मेरे बाद तेरा क्या होगा? ना कोई काम है ना धंधा, आखिर तू अपना गुजारा कैसे करेगा? रजनीकांत ने जवाब दिया, माँ, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ? मैंने बहुत कोशिश की मगर इस गांव में काम नहीं मिल रहा। माँ ने कहा, तो तू शहर क्यों नहीं जाता? यहाँ रहकर तू कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकेगा, और मैं दूसरों के घरों के बर्तन धोकर कब तक तुझे खिलाती रहूंगी? बेटे ने सहमति जताई। तुम सही कह रही हो माँ, मैं कल ही शहर जाऊंगा और वहां कोई काम तलाश करूंगा। अगले दिन रजनीकांत ने माँ का आशीर्वाद लिया, थोड़ी सूखी रोटियां कपड़े में बांधी और काम की तलाश में शहर की ओर निकल पड़ा। दिन भर चलने के बाद जब शाम हुई तो उसे जोर की भूख लगने लगी। रास्ते में एक नदी के किनारे बैठकर उसने अपनी पोटली खोली और 2-3 रोटियां खाई। इसके बाद पानी पीने के लिए जैसे ही नदी की ओर झुका, उसकी नजर कुछ दूर तैरती एक चीज पर पड़ी। वो सोचने लगा, अरे ये क्या है? उत्सुकता में रजनीकांत नदी में तैर कर उस चीज के पास पहुंचा। उसने देखा कि वो एक लौटा था, लेकिन उसका मुंह बंद था। लौटा लेकर वो किनारे आया और जब उसने उसका मुंह खोला तो उसमें से धुआं निकलने लगा। ये देख वो घबरा गया और लौटा उसके हाथ से छूटकर गिर गया। उस धुएं ने आकार लिया और एक विशाल राक्षस के रूप में बदल गया। राक्षस ने रजनीकांत से कहा, मैं तुमसे बहुत खुश हूं नौजवान, ये अंगूठी लो। जब भी तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता हो, बस इस अंगूठी को अपनी हथेली पर घिस देना, मैं तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर दूंगा। रजनीकांत ने जिज्ञासा से पूछा, लेकिन तुम हो कौन और इस लौटे में बंद कैसे हुए? राक्षस ने जवाब दिया, मेरा नाम टाल मटोल है और मैं इस अंगूठी का जिन्न हूं। मैं हर काम में टाल मटोल करता था, इसलिए मेरे गुरु ने मेरी इस आदत से क्रोधित होकर मुझे धुएं में बदलकर इस लोटे में कैद कर दिया। लेकिन आज तुम्हारी कृपा से मुझे आजादी मिल गई है। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अंगूठी हाथ में लिए रजनीकांत कुछ पल खड़ा रहा, फिर अंगूठी को अपनी उंगली में डालकर वापस शहर की ओर चल पड़ा। अगले दिन सुबह जब सूर्य की किरणें फैलने लगी तो वो एक नगर में पहुंचा। वहां उसने एक व्यापारी से पूछा, श्रीमान, क्या मुझे आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है? व्यापारी ने जवाब दिया, नहीं भाई, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक काम बता सकता हूँ। ये काम तुम्हारे जैसे नौजवान के ही बस का है। यदि तुम ये काम कर लो तो तुम्हारा पूरा जीवन आनंद से बीतेगा। रजनीकांत ने उत्सुकता से कहा, मुझे बताइए, मैं हर मुश्किल काम करने के लिए तैयार हूँ। व्यापारी बोला, हमारे राजा की बेटी चंद्रमुखी, जो अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान है, एक माह पहले अचानक रहस्यमय तरीके से पत्थर बन गई है। यदि तुम उसे पुनः जीवित कर सको तो महाराज न केवल अपनी बेटी का विवाह तुमसे कर देंगे, बल्कि आधा राज्य भी तुम्हें दे देंगे। लेकिन ध्यान रखना, यदि तुम राजा से ये काम करने का वादा कर बैठो और राजकुमारी को जीवित ना कर सको तो तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ये सुनकर रजनीकांत गहरी सोच में डूब गया। वो मन ही मन विचार करने लगा कि यदि माँ का ख्याल ना होता तो वो अवश्य ही राजकुमारी के पत्थर बनने का रहस्य जानने की कोशिश करता, लेकिन अगर वह इसमें असफल हो गया तो उसकी मृत्यु के बाद उसकी माँ का क्या होगा? इन चिंताओं के बीच रजनीकांत पूरे दिन उस नगर में काम की तलाश करता रहा, परंतु कोई काम नहीं मिला। थक हार कर वो शाम को एक सुनसान स्थान पर स्थित तालाब के किनारे जा पहुंचा। तालाब के स्वच्छ जल को देखते ही उसे अचानक तेज प्यास लगने लगी। जैसे ही उसने पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया, उसकी नजर अपनी उंगली में पहनी हुई अंगूठी पर पड़ी। उसे याद आया, ओ जिन्न की दी हुई, इस अंगूठी को तो मैं बिल्कुल भूल ही गया था। क्यों ना इस अंगूठी की मदद से राजकुमारी के पत्थर बनने का रहस्य जानने की कोशिश करूं। ये सोचकर रजनीकांत ने पानी पीना भी भूल गया। उसने अंगूठी को उंगली से निकालकर हथेली पर रगड़ा। जैसे ही उसने ऐसा किया, जिन्हें तुरंत प्रकट हो गया और बोला, मुझे कैसे याद किया? मेरे दोस्त रजनीकांत ने कहा, जिन्न महाराज,
मुझे इस राज्य की राजकुमारी के पत्थर बन जाने का रहस्य और उसे जीवित करने का उपाय बताइए, ताकि मैं उसे ठीक कर सकूं और अपनी मां के साथ आनंद पूर्वक जीवन जी सकूं। जिन्न थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और गहरी सोच में डूब गया। फिर उसने कहा, सुनो दोस्त, आज से ठीक 1 महीने पहले जब राजकुमारी अकेली शिकार खेलने जंगल में गई थी, तो वो शिकार करते करते रहा। भटक गई। रात हो जाने पर वो एक खंडहर नुमा हवेली में पहुंच गई, जो अभी भी उस जंगल में मौजूद है। उस हवेली में पिशाच और पिशाचनियों का डेरा था और वे अब भी वही रहते हैं। जैसे ही राजकुमारी घोड़े से उतरकर हवेली के भीतर प्रविष्ट हुई, पिशाच और पिशाचनियों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। फिर इससे पहले कि राजकुमारी उनसे निपटने का कोई उपाय कर पाती, पिशाचनियों ने अपनी पिशाच शक्तियों से उसे भी पिशाच नहीं बना दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी ताकत से राजकुमारी को फिर से पहले की तरह सुंदर रूप में बदल दिया और राजमहल लौटने के लिए छोड़ दिया। लेकिन रास्ते में जब वो इसी तालाब के पास पहुंची तो उसे बहुत जोर से प्यास लगी। उसने इस तालाब का पानी पी लिया और फिर राजमहल पहुंचकर अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन सुबह जैसे ही उसने बिस्तर से उठकर खड़े होने की कोशिश की, वो पत्थर की बन गई। ये देखकर राजा घबरा गए और बोले, ये मेरी बेटी को क्या हो गया? वो अचानक पत्थर की कैसे बन गई? अवश्य ही किसी ने हमारी राजकुमारी पर कोई जादू किया है। राजा ने तुरंत महामंत्री को बुलाकर आदेश दिया, महामंत्री जी, तुरंत मुनादी करवा दीजिए कि जो भी इस रहस्य को सुलझाए और मेरी बेटी को ठीक करेगा, उसे मैं अपना आधा राज्य और अपनी बेटी का विवाह दूंगा। जिन ने ये सब बताने के बाद चुप हो गया। रजनीकांत ने पूछा, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि राजकुमारी अचानक पत्थर की कैसे बन गई? जिन ने उत्तर दिया, ये उसी तालाब का पानी पीने के कारण हुआ। इस तालाब का पानी जो भी पीता है वो अगले दिन पत्थर का बन जाता है। ये तो तुम्हारा सौभाग्य था कि तुम पानी पीने से पहले अंगूठी रगड़ बैठे, वरना कल तुम भी कहीं पत्थर के बुत बने खड़े होते। रजनीकांत ने कहा, अच्छा जिन महाराज, अब आप ये बताइए कि राजकुमारी को पुनः जीवित करने का उपाय क्या है? जिन ने कहा, राजकुमारी को इसी तालाब के पानी को उसके ऊपर छिड़कने से पुनः जीवित किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना, ये तालाब रात में ही दिखाई देता है। सुबह होते ही ये एक रेत के टीले में बदल जाता है। इतना कहकर जिन्न गायब हो गया। रजनीकांत की आंखें आश्चर्य से खुली रह गई। उसके लिए ये सब किसी परियों की कहानी से कम नहीं था, जो बचपन में उसकी नानी दादी सुनाया करती थी। थोड़ी देर तक वो अपने आश्चर्य में डूबा रहा, फिर खुद को संभालते हुए पोटली में बंधी बची खुची रोटियां खाई और बिना पानी पिए ही एक पेड़ के नीचे सो गया। अगले दिन भोर होते ही वो उठा और सीधे राज महल की ओर चल पड़ा। जब वो वहां पहुंचा तो दरबार लगा हुआ था, लेकिन राजा समेत सभी दरबारियों के चेहरे उदासी और गम में डूबे हुए थे। रजनीकांत ने निडर होकर कहा, महाराज की जय हो। राजा ने देखा कि एक नौजवान खड़ा है। रजनीकांत बोला, महाराज, मैंने राजकुमारी के पत्थर की मूर्ति बन जाने का रहस्य जान लिया है और मैं उन्हें ठीक करने का उपाय भी जानता हूं। महाराज, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। राजकुमारी एक मायावी तालाब का जल पीने के कारण पत्थर की बन गई है। यदि उसी तालाब का जल उनके ऊपर छिड़का जाए तो वे तुरंत जीवित हो जाएंगी। राजा ने उत्सुकता और संदेह के साथ कहा, यदि ये सच है तो जल्दी से उस तालाब का पता बताओ। यदि तुम्हारी बात सही निकली तो हम अपना घोषित वचन अवश्य निभाएंगे। रजनीकांत ने जवाब दिया, महाराज, वो तालाब उस स्थान पर रात को ही दिखाई देता है। इस समय उस जगह केवल रेत का एक टीला खड़ा होगा। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, आज रात ही हम उस तालाब से पानी मंगवाए, लेकिन तब तक तुम्हें हमारे महल में ही नजरबंद रहना होगा। अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो तुम्हारा हश्र भी अन्य झूठे लोगों जैसा होगा। इसके बाद राजा ने महामंत्री को आदेश दिया, महामंत्री जी, इसे हमारे शाही मेहमान खाने में नजरबंद कर दीजिए। उसी रात राजा के आदेश पर मायावी तालाब से जल लाया गया और राजकुमारी की पत्थर की मूर्ति पर छिड़का गया। जैसे ही पानी उन पर पड़ा, राजकुमारी तुरंत जीवित हो उठी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो भावुक होकर बोली, पिताजी। राजा खुशी से बोला, मेरी बेटी चंद्रमुखी और दोनों पिता पुत्री गले मिल गए। राजकुमारी के ठीक होने की खबर सुनते ही पूरी नगरी में खुशी की लहर दौड़ गई और हर घर में मिठाइयां बांटी जाने लगी।
कुछ दिनों बाद राजा ने अपने वादे के अनुसार रजनीकांत को अपना आधा राज्य देने के साथ साथ अपनी बेटी चंद्रमुखी का विवाह भी बड़े धूमधाम से कर दिया। अब रजनीकांत राजा बनकर अपनी माँ और पत्नी चंद्रमुखी के साथ बड़े आनंद पूर्वक दिन बिताने लगा। उसकी माँ कहने लगी, बेटा तो इतनी जल्दी इतना सब वैभव प्राप्त कर लेगा, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। रजनीकांत बोला, ये सब इस अंगूठी का कमाल है माँ, सुनब तुझे बताता हूँ। और फिर उसने अपनी माँ को अंगूठी से संबंधित सारी बातें बता दी। कुछ दिनों तक उसके राज्य और महल में सुख शांति छाई रही, लेकिन फिर अनहोनी घटनाएं घटने लगी। रोज कोई ना कोई सुंदर युवती महल से गायब हो जाती थी। महल में भय का माहौल बनने लगा और इन घटनाओं से रजनीकांत भी परेशान हो उठा। जिन की दी हुई अंगूठी का उसे अब बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा था। वो सोचने लगा, अब इस रहस्य का जल्द से जल्द पता लगाना होगा, वरना प्रजा में अशांति और आतंक फैल जाएगा। उस रात रजनीकांत बिस्तर पर सोने का बहाना बनाकर लेट गया। रानी चंद्रमुखी भी उसी कमरे में सो रही थी, लेकिन वो गहरी नींद में थी। रजनीकांत ने सोचा, आज की रात मैं जागकर निगरानी रखूंगा कि इस हरकत के पीछे किस शैतान का हाथ है। रानी को बिस्तर से उठते हुए और तेजी से उसका रूप बदलते हुए देखकर वो बुरी तरह चौंक पड़ा। और ये क्या हो रहा है? उसे देखकर रानी किसी पिशाचिनी के समान भयानक और डरावनी दिखाई देने लगी। उसका ये रूप देखकर एक बार तो रजनीकांत जैसा बहादुर युवक भी सहम उठा और कहने लगा है, भगवान, रानी तो पिशाच नहीं बन गई कहीं। राज महल से गायब होने वाली सुंदर युवतियों के पीछे इन्हीं का तो हाथ नहीं है। तभी पिशाचनी बनी रानी को कमरे से बाहर जाते देख वो पुनः चौंक उठा और सोचने लगा, वो बाहर जा रही हैं। मुझे उनका पीछा करके ये मालूम करना चाहिए कि वो क्या करती है। रजनीकांत दबे पांव उसके पीछे चल पड़ा। शीघ्र ही रानी उस कमरे में पहुंची जहां उसकी छोटी बहन सूर्यमुखी सो रही थी, जो कुछ दिनों के लिए वहां आई हुई थी। लेकिन अगले ही पल रजनीकांत ने जो देखा वो बड़े बड़े लोगों को भी भयभीत करने के लिए काफी था। रानी चंद्रमुखी ने पलंग पर सोई अपनी बहन की गर्दन दबोच ली। जब सूर्यमुखी बिना चीखे चिल्लाए बेहोश हो गई तो पिशाच नहीं, रानी ने उसे अपनी बाहों में उठाया और बाहर की ओर चल पड़ी। रजनीकांत सोचने लगा है, प्रभु, ये सच्चाई है या मैं कोई भयानक सपना देख रहा हूँ। जल्दी ही पिशाचिनी राजमहल से बाहर निकली और एक अनजान राह पर बढ़ चली। चलते चलते दोनों उसी जंगल में स्थित खंडहर हो रही हवेली के पास पहुंच गए, जिसके बारे में जिन ने रजनीकांत को बताया था कि वहां पिशाच का डेरा है। रजनीकांत खुद से बोला, अब कुछ माजरा समझ में आ रहा है। निश्चित रूप से हमारी रानी पर पिशाच का साया है और अब भी वो ये सब उन्हीं के आदेश पर कर रही होंगी। तभी उसे जिन की दी हुई अंगूठी का ध्यान आया और वो तुरंत उंगली से अंगूठी निकालकर उसे हथेली पर घिसने लगा। पलक झपकते ही जिन प्रकट हुआ और कहने लगा, मुझे क्यों याद किया मित्र, बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। रजनीकांत बोला, सुनिए जिन महाराज, इस हवेली में जो पिशाच रहते हैं, आप उन्हें मारकर मेरी रानी और उसकी बहन को ले आइए। इस पर जिन कहने लगा, नहीं दोस्त, मैं इस हवेली के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि मैं इंसान नहीं हूं, इसलिए भीतर घुसते ही भस्म हो जाऊंगा। ये सुनकर रजनीकांत बोला, अब क्या होगा? मेरी रानी और उसकी बहन को पिशाच से कैसे मुक्ति दिला सकूंगा? जिन बोला, अब तो एक ही उपाय है कि मेरी शक्ति हो और किसी इंसान का शरीर, तभी इन पिशाच से मुकाबला किया जा सकता है। रजनीकांत बोला, यदि ऐसी बात है तो आप मेरे शरीर में आ जाइए। जिन महाराज, मैं हर कीमत पर अपने राज्य से इन पिशाच का अस्तित्व मिटा देना चाहता हूँ। इस पर जिन बोला, लेकिन यदि मैं तुम्हारे शरीर में आ गया तो फिर तुम्हारी अंगूठी की शक्ति खत्म हो जाएगी और तुम मुझे कभी भी नहीं बुला सकोगे। साथ ही तुम्हें ये वादा भी करना होगा कि पिशाच के बाद तुम मुझे अपने शरीर से मुक्त कर दोगे। इसके लिए तुम्हें ये अंगूठी उस तालाब में फेंक देनी होगी जिसका पानी पीने से इंसान पत्थर का बन जाता है। रजनीकांत बोला, ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। तब जिन ने अपना हाथ ऊपर उठाया और तुरंत ही उसके हाथ में एक तलवार दिखाई देने लगी। उस तलवार को वो रजनीकांत को देता हुआ बोला, लो ये तलवार रख लो, इससे तुम उन पिशाच और पिशाचनियों से आसानी से निपट सकोगे। तलवार देने के साथ ही जिन अदृश्य हो गया
और रजनीकांत को अपने शरीर में असीम शक्ति समाती महसूस होने लगी। वो कहने लगा, वो अब मैं अपने को बहुत ज्यादा शक्तिशाली महसूस कर रहा हूँ। जिन ने कहा, ये परिवर्तन तुम मेरे ही कारण महसूस कर रहे हो मित्र, क्योंकि मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर चुका हूँ। अब तुम हवेली के भीतर प्रविष्ट हो जाओ। रजनीकांत तुरंत हवेली के भीतर प्रवेश कर गया। तभी छत से लटक रहे बहुत से चमगादड़ में से एक उसकी ओर झपटा, लेकिन इससे पहले कि रजनीकांत संभलता, वह चमगादड़ तेजी से आकर उसके मुंह से चिपक गया। बड़ी मुश्किल से रजनीकांत ने उस चमगादड़ को अपने चेहरे से अलग किया और उसे नोचकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसके बाद रजनीकांत ने अपनी म्यान से तलवार निकाली और सावधानी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। शीघ्र ही उसे कमरे से धीमी रोशनी आती दिखाई दी। वो सोचने लगा, शायद रानी उसी कमरे में है। उस कमरे के द्वार पर पहुंचकर उसने भीतर झांका और भीतर एक भयानक दृश्य देखा। रजनीकांत बोला, ओ, शायद वो पिशाचिनी बुढ़िया सूर्यमुखी को भी पिशाच नहीं बना रही है। उसने देर ना करना उचित समझा और भीतर प्रवेश कर गया। फिर वो बोला, पिशाचिनी और पिशाच बंद करो अपनी हरकतें और सूर्यमुखी को छोड़कर एक तरफ हट जाओ। रजनीकांत को एकाएक सामने देख सभी पिशाच और पिशाचिनी पूरी तरह से चौंक उठे, लेकिन बूढ़ी पिशाचिनी एक भयानक हंसी हंसते हुए बोली, लड़के, अब तू यहां से बचकर नहीं जा सकेगा। बड़बड़ाते हुए उसने अपने हाथ में थामे डंडे का रुख रजनीकांत की ओर कर दिया, लेकिन रजनीकांत चुपचाप अपने स्थान पर खड़ा रहा। बूढ़ी पिशाचिनी कहने लगी, अब तुझे ये आग जलाकर भस्म कर देगी, लेकिन जिन्न के उसके शरीर के भीतर होने के कारण वो आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। ये देख पिशाचिनी बुढ़िया समेत सभी पिशाच और पिशाचनियां चौंक पड़े। तभी खामोश खड़े रजनीकांत ने तलवार घुमाई और तलवार के घूमते ही कमरे में बड़े जोर की आंधी चलने लगी। आंधी में पिशाच और पिशाचिनियां सभी कागज की तरह उड़कर छत और दीवार से टकराने लगे। शीघ्र ही उस बूढ़ी चुड़ैल के अलावा सभी पिशाच और पिशाचनियां दीवारों और छत से टकराकर बेहोश हो गए। रजनीकांत ने कहा, अब तेरी बारी है। चुड़ैल ले संभल। अगले ही पल तलवार से निकली आग की लपटों ने उसे आगोश में ले लिया। वो चिल्लाई, बचाओ बचाओ, लेकिन रजनीकांत ने कहा, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। तेरा खेल खत्म हुआ। देखते ही देखते बूढ़ी पिशाचिनी उस आग में जलकर भस्म हो गई और उसके पिशाच के जाल के खत्म होते ही होश पड़े पिशाच पिशाचिनियां और रानी समेत सभी होश में आ गए और अपने अपने असली रूप में आ गए। रानी ने रजनीकांत को देखकर कहा, स्वामी राजा, रजनीकांत की जय हो। सभी चिल्लाने लगे, हमारे राजा अमर रहे। रानी चंद्रमुखी की छोटी बहन सूर्यमुखी को भी होश आ चुका था। वो कहने लगी, दीदी, मैं यहाँ कैसे आ गई? ये सब क्या माजरा है? रानी बोली, बहन, ये एक भयानक कहानी है। रजनीकांत बोला, मैं बताता हूँ। और फिर उसने उन्हें शुरू से लेकर आखिर तक की सारी कहानी सुना दी। उसके बाद रजनीकांत रानी और सूर्यमुखी के साथ सबको लेकर राजमहल की ओर चल पड़ा। मार्ग में वही मायावी तालाब पड़ा और रजनीकांत ने जिन्न की अंगूठी उसमें फेंक दी। अंगूठी के पानी में गिरते ही न केवल जिन्न को उसके शरीर से मुक्ति मिल गई, बल्कि वो ताला भी हमेशा के लिए गायब हो गया। और इस तरह पिशाच से अपने राज्य को मुक्त कराकर रजनीकांत आनंद पूर्वक अपना राजकार्य चलाने लगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।